भाई एमपी बोर्ड को अपने मन से नहीं लगा कि इंग्लिश के पेपर में थोड़ा तो टाइम दे दें बच्चों को यार, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में इतनी ज़्यादा यहाँ पे फील्डिंग सेट हुई है बच्चों की। क्योंकि यार देखो यार, सबसे मैं यही कहूँगा कि पेपर नहीं गया है अच्छा, बहुत लोगों का नहीं गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट का पेपर यहाँ पे सही नहीं गया है। क्योंकि पेपर थोड़ा हटके आया था, क्वेश्चन नहीं आए थे, और स्टूडेंट्स को अगले पेपर के लिए भी टाइम चाहिए था, बिकॉज इंग्लिश का पेपर था, ठीक है, याद करने में भी समय लगता है। सो लेकिन फिर भी यार जैसा है, अपन को तो कंप्लीट करना है ना। सो इस वीडियो में हम पोइट्री सेक्शन के, ठीक है, जितने भी चैप्टर है ना, विथ सेंट्रल आइडिया, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चैप्टर हम देखते चलेंगे, इनके जो जो क्वेश्चन आपको करने हैं रेडी, ठीक है। और यही क्वेश्चन करने हैं, अब आप कोई बुक मत निकालो ना कुछ करो, ठीक है। अब जैसा बन रहा है, ठीक है, वैसे अगर पहले से कर रखे हैं तो केवल क्वेश्चन देख लेना कि हाँ ये हाईलाइटेड है, इनको बिल्कुल से पढ़ करके जाना है, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट बता दूंगा कि हाँ किस चैप्टर से आ सकता है, ठीक है, सो वो आप देख लेना। सो पोएट्री सेक्शन यहाँ पे खत्म होगा ये आपका, ठीक है। इससे समथिंग समथिंग आपका 10 या 9 नंबर का, ठीक है, 9 मार्क्स का पूछा जाता है ना। एक्सट्रैक्ट को छोड़ करके बात कर रहा हूँ, शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, पोएट्री से केवल, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने प्रोज के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे, और आपके पोस्टर नोटिस मेकिंग वगैरह। सो आप प्ले लिस्ट चेक कर लेना, यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दिया हूँ, ठीक है, लिंक। सो चेक कर लेना। सो फर्स्ट चैप्टर है आपका इसमें ये फोटोग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डज द कार्डबोर्ड रेफर टू डू। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, हाईलाइट कर लो इसको। कह रहा है कि द कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फ्रेम और माउंट ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ द पोएट्स मदर एज अ यंग गर्ल। सो कार्डबोर्ड से कवित्री की माँ की पुरानी फोटो का फ्रेम है ना। तो कार्डबोर्ड से द कार्डबोर्ड रेफर्स टू द फ्रेम और माउंट ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ पोएट्स मदर, ठीक है। कवित्री की पुरानी फोटो का फ्रेम या माउंट संदर्भित है, जो अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि माँ का निधन हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई, क्वेश्चन रेड करके रखना। नेक्स्ट कह रहा है भाई कि व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। सो द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। वर्षों बीतने के बाद भी समुद्र वहीं का वहीं है, जो बदला नहीं है। तो क्या चेंज नहीं हुआ भाई? सो सी, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट आर द पीपल इन द फोटोग्राफ। द पीपल आर दैट आर द पोएट्स मदर इज 12 एंड हर टू कजिन्स आर स्टैंडिंग ऑन द बीच, ठीक है। सो हु आर द पीपल इन द फोटोग्राफ्स, तो कौन कौन है भाई फोटोग्राफ में? सो फोटो में कवित्री की माँ जो कि 12 वर्ष की है, कवित्री 12 वर्ष की उस टाइम, और उनकी दो चचेरी बहनें हैं, ठीक है। कवित्री की माँ जो कि 12 वर्ष की थी उस टाइम, और चचेरी दो बहनें थीं जो कि समुद्र तट पर, यानी कि कहाँ पर खड़ी थी? ऑन द बीच, स्टैंडिंग ऑन द बीच, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 स्टेजेस ऑफ टाइम। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि इनकी मतलब कवित्री की एक तरीके से उनके टाइम की 3 आप यहाँ पे स्टेजेस को डिस्क्राइब कीजिए उनके टाइम के साथ, ठीक है। सो मदर्स चाइल्डहुड, ठीक है, जो कि फोटो उस टाइम की, ठीक है। फर्स्ट ये कह सकते हो मदर्स चाइल्डहुड स्टेज हो गई। सेकेंड है मदर्स लाफ्स एट फोटो ईयर्स लेटर विथ पोएट। ये सेकंड स्टेज हो गई। यहाँ पे माँ बाद में कवित्री के साथ एक फोटो पर हंसती हुई दिखाई देती हैं। पहली में माँ की बचपन का फोटो होता है, कवित्री की माँ का बचपन का फोटो होता है। और थर्ड स्टेज में पोएट्स प्रेजेंट लॉइन लाइनेस आफ्टर मदर्स डेथ, ठीक है। सो माँ की मृत्यु के 12 वर्ष बाद कवित्री की वर्तमान जो एकाकिता होती है ना, तो वो उनके मेन 3 स्टेजेस बन जाते हैं। एक क्या? एक मदर्स चाइल्डहुड यानी कि माता के बचपन की फोटो। सेकंड मदर्स लाफ्स एट फोटोज यर्स लेटर विथ पोएट, पोएट के साथ माँ हंसती हुई फोटो में है। तीसरे में माँ की मृत्यु के 12 वर्ष बाद कवित्री की वर्तमान एकाकिता यहाँ पे दर्शाती दिखाई देती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 हो गए। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, द लेवन ऑन टॉप। इससे क्वेश्चन कौन से करना है? व्हाट डज द ट्री टर्न येलो इन सेप्टेम्बर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है भाई। सो द लीव्स टर्न येलो एंड सीड्स फेल डाउन टू ऑटम सीजन, क्योंकि सितंबर में शरद ऋतु के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बीज गिर जाते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, ऑटम सीजन की वजह से। नेक्स्ट कह रहा है कि विच वर्ड विजिट द ट्री। ये गोल्ड फिंच, ठीक है, वर्ड का नाम क्या है? गोल्ड फिंच नामक चिड़िया पेड़ पर आती है और बच्चों को खाना खिलाने के लिए, ठीक है। सो विच वर्ड इज विजिट द ट्री। सो आप इतना भी लिख सकते हो, ये गोल्ड फिंच विजिट, ये गोल्ड फिंच विजिट्स द ट्री, है ना, टू फीड हर यंग यंग वंस, ठीक है, बच्चों को खाना खिलाने लगे। बाकी तो आप लिखोगे नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द इंजन इमेजरी यूज्ड बाय द पोएट। The goldfinch's swift, energetic movement to feed her family is likened to an engine starting up, bringing life to the quiet tree.
कवि ने इंजन की उपमा इसलिए दी है क्योंकि गोल्डफिंच की तेजी देखो भाई, है ना। सो कह क्या रहा है भाई, इमेजरी, इंजन इमेजरी यूज्ड बाय द पोएट, ठीक है। मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें कि गोल्डफिंच के लिए यहाँ पे कवि ने, है ना, चिड़िया के लिए इंजन इमेजरी वर्ड यूज़ क्यों किया है, इंजन इमेजरी क्यों कहा है उसको, तो क्योंकि उसकी तेजी, गोल्ड फिंच जो चिड़िया है उसकी तेजी, ऊर्जावान उसकी गति, है ना, परिवार को खिलाने जैसी, इंजन स्टार्ट होने जैसी है, जो शांत पेड़ में जीवन लाती है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से उसकी जो चाल है ना वो तेज है, ऊर्जावान है वो, है ना, एनर्जेटिक है, ठीक है, एनर्जेटिक मूवमेंट एंड स्विफ्ट, हर टू फैमिली इज लाइकन टू इंजन स्टार्टिंग अप, ठीक है ना, परिवार को खिलाने जैसी, इंजन स्टार्ट होने जैसी है, ठीक है। तो मतलब ये एक तरीके से वो इतनी तेज है हर एक चीज़ में, एनर्जेटिक है, सो इसलिए कहा है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नहीं छोड़ना है, ये कर लेना। कह रहा है कि द पोएम शोज हाउ लाइफ गोल्डफिंच, यानी कि गोल्डफिंच चिड़िया की यहाँ पे एक तरीके से जीवन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म्स ए लाइफ लेस ट्री मोमेंटरली एम्फेसाइजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड सडन विटेलिटी, वाइटेलिटी के बारे में बात है भाई, है ना। चिड़िया के यहाँ पे एक तरीके से एक जो गोल्डफिंच नामक चिड़िया है, निर्जीव पेड़ को क्षणिक रूप से जीवंत बना देता है, और परस्पर निर्भरता और अचानक ऊर्जा पर जोर दिया गया है इस, क्या कहे, इस कविता में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और सेंट्रल आइडिया का अगर अलग तरीके से करना चाहते हो, जो भी याद है तो वो याद रखना, ठीक है। कह रहा है, देयर आर टू वॉइसेस इन द पोएम, वाई डू दे बिलोंग टू, सो वन वॉइस बिलोंग टू द पोएट एंड अदर टू द रेन, ठीक है। सो दो जो वॉइस हैं अलग अलग, कहाँ कहाँ से हैं भाई, तो पहली जो है वो पोएट की है, यानी कि कवि की वॉइस है, सेकंड जो वॉइस है वो है रेन, यानी कि बारिश की, दूसरी बारिश की है, मैं पृथ्वी की कविता हूँ के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि द वॉइस ऑफ द रेन, ये रहेगा। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स अर्थ ब्यूटीफुल, सो द रेन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल बाय राइजिंग फ्रॉम इट, ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिटर्निंग इट टू प्यूरिफाई इट, बारिश जो है, द रेन मेक्स अर्थ ब्यूटीफुल, ठीक है। व्हाट मेक्स अर्थ ब्यूटीफुल, तो इतना आप याद रख सकते हो इसमें, बिकॉज आगे ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा लिख दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। बारिश जो है पृथ्वी को सुंदर बनाती है, क्योंकि वह उससे उठती है, ठीक है, रूप बदलती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, रिटर्निंग एंड प्यूरिफाइड है, शुद्ध करके लौटती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला कह जाता है कि कंपेयर द पोएम्स साइकिल विथ द साइंटिफिक वाटर साइकिल, ठीक है, साइंटिफिक वाटर साइकिल से पोएम का में जो साइकिल बताया गया वाटर का, ठीक है, रेन का, उसको आप कंपेयर कीजिए, ठीक है। सो पोएम में क्या बात की गई है, रेन राइजेस इम्पेलेपेबल फ्रॉम अर्थ या सी, फ्रॉम क्लाउड्स फेलबैक्स, साइंस में एवोपरेशन की बात कही गई है ना, एवोपोरेशन की बात की गई है ना, कंडेंसेशन हो गया, है ना, पार्शिपिटेशन हो गया, और सम एंडलेंस साइकिल, ठीक है। तो ये यहाँ पे साइंस के अंतर्गत कुछ यहाँ पे साइकिल हैं जो कि वाटर साइकिल हो सकता है, और ये यहाँ पे जो पोयम में बात करी गई है, पोएट ने इसके बारे में बात करी है, तो वो ये है, ठीक है। सो कविता में बारिश पृथ्वी समुद्र से अदृश्य उठती है, ठीक है, और बादल बनती है, गिरती है बादल, ठीक है, और विज्ञान में बाष्पीकरण, संघनन, वर्षा, है ना, तो ये इनके बारे में बात है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है चाइल्डहुड, व्हाट डज द पोएट रियलाइज, द पोएट रियलाइज चाइल्डहुड एंड्स व्हेन वन स्टॉप्स बिलीविंग इन एडल्ट हाइपोक्रेसी, ह्यूमन मिथ्स एंड इनोसेंस इज लॉस्ट, ठीक है। तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि बचपन वयस्कों की हिप्पोक्रेसी, यानी कि नर्क स्वर्ग की कल्पना मान ना मानने और मासूमियत खोने को से समाप्त होता है, ठीक है। मतलब यार बचपन जो ऐसा समय होता है वो उस समय हम हिप्पोक्रेसी नाम की कोई चीज़ होती नहीं हमारा भाई, इनोसेंस इज लॉस्ट, ठीक है, मासूमियत खोने से समाप्त होता है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, when did he realize hell and heaven are not in geography, so when he ceased to be 11 and realized they are not physical places in maps, so उसने भाई जब वो 11 वर्ष की उम्र में, उम्र ख़त्म होने पर जब वो एहसास करता है कि नर्क स्वर्ग भूगोल की किताबों में है ही नहीं कहीं पे, क्या कह रहा है, हेल एंड हेवन आर नॉट फिजिकल प्लेसेस इन मैप्स, ठीक है, सो दे आर नॉट फिजिकल प्लेसेस इन मैप, उन्होंने देखा कि मैप में ये चीज़ है ही नहीं, तो वो समझ गया कि हाँ ये होता नहीं है, ठीक है, तो ख़त्म होना उन्होंने समझा। अगला है, वेयर हैज़ अ चाइल्डहुड गॉन, तो चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस इन द हेड लाइक माइंड हिडन बिहाइंड इन फ्रंट इन्फेंट फेसेस, तो बचपन मस्तिष्क के किसी भूले हुए स्थान पर चला गया, शिशु के चेहरे के पीछे छिपा हुआ एक चेहरा जो कि
चला गया, ठीक है, अब वो नहीं है, क्योंकि चाइल्डहुड हैज़ गॉन टू समवन फॉरगेटन प्लेसेस, ठीक है, बचपन जो है, चाइल्डहुड जो हैज़ गॉन चला गया, कहाँ पर चला गया, फॉरगेटन हैज़ प्लेसेस इन दी हेड, है ना, मस्तिष्क के भूले हुए स्थान पर चला गया है, जहाँ पर मैं भूल चुका हूँ, यानी कि हेड या माइंड कैसे स्थान पर चला गया जहाँ पर मैं बचपन को भूल चुका, ऐसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है फादर टू सन। सो व्हाई डू दे लिव लाइक स्ट्रेंजर्स, सो दे लिव like strangers due to lack of understanding, no shared interests and emotional distance despite living together। तो समझ की कमी, साझा रुचियां ना होने पर भावनात्मक दूरी के कारण भी अजनबी जैसे रहते हैं, ठीक है। समझ की कमी बोले तो क्या, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नो शेयर्ड मतलब साझा भी नहीं करते, एक दूसरे में ना रुचि दिखाते हैं ना रुचि है ना, एंड इमोशनल डिस्टेंस भावनात्मक दूरी के कारण वे कैसे रहते हैं, एक तरीके से डिस्पाइट लिविंग, ठीक है, अजनबी जैसे रहते हैं, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, इज दिस एक्सपीरियंस पर्सनल और यूनिवर्सल, सो यह एक कैसा अनुभव है भाई, पर्सनल है या यूनिवर्सल, बोले तो भाई सार्वभौमिक अनुभव है या फिर कैसा कह सकते हो आप, यह पर्सनल है, व्यक्तिगत है, इट इज़ यूनिवर्सल, आंसर बताया गया है इट इज़ यूनिवर्सल। द दिस एक्सपीरियंस इज यूनिवर्सल, मैनी फादर्स एंड सन्स फेस जनरेशनल गैप्स एंड कम्युनिकेशन फेलियर्स, ठीक है, यह एक सार्वभौमिक अनुभव है, कई पिता पुत्र पीढ़ीगत अंतर और संवाद विफलता का सामना करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार, ये कॉमन चीज़ है जो कि मतलब फादर और सन के बीच होती है, क्योंकि होती है, और यहाँ पे उनके भी जनरेशनल गैप्स एंड कम्युनिकेशन फेलियर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, हाउ इज़ द फादर्स हेल्पलेसनेस वॉट आउट, फादर फील्स हेल्पलेस एज ही गैव लव या होम, वॉट सन इज साइलेंट, स्पेंड टाइम अराउंड एट ही फॉरगिव्स एंड लॉन्ग्स फॉर रिकॉन्सिलेशन। तो कहता है कि पिता ने प्रेम दिया, घर दिया, फिर भी पुत्र मौन है, अकेला रहता है, क्षमा की इच्छा से लालचारी प्रकट होती है, ठीक है, तो ये चीज़ है फादर टू सन, फादर की और सन की स्टोरी है ये पूरी, ठीक है। अब सेंट्रल आइडिया आप तीनों देख लो एक बार, है ना, ये फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया कर लेना, ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन का कर लेना, द लेबरनम टॉप का कर लेना, ठीक है, ये दिए गए तीनों सेंट्रल आइडिया आपको अच्छी तरीके से इनको कर लेना है, ठीक है। ये फोटोग्राफ, द लेबर ऑन टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, तीनों को अच्छी तरीके से रिवाइज करो, बारंबार रिवाइज करो जैसे भी हो सके, और अच्छी तरीके से इनको याद करो, अपनी लैंग्वेज में जो भी पहले से याद है उसको रिवाइज करो, ठीक है, इन्हीं के तीनों के करने हैं सेंट्रल आइडिया, किसी का भी आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करो, और पिछले वीडियो देख लो जाकर के, नोटिस वगैरह, हॉर्नबिल के प्रोज के क्वेश्चंस और अदर वीडियोस जिनमें आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, पोस्टर वगैरह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।